Assalamu alaikum to everyone. So today we are going to discuss green revolution. तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली एक ब्रॉड प्रोग्राम है जिसको बहुत सारी कंट्रीज़ ने शुरू किया टाइम टू टाइम पे अपनी कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चरल बूस्ट हुआ। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो हम देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई। ठीक है, तो अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे, ये दो वर्ड्स है, ग्रीन एंड रेवोल्यूशन। ग्रीन का मतलब है यहाँ पे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? रेवोल्यूशन का मतलब है 360 डिग्री, यानी कि जब रेवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे दूसरे सेंस में हम कहेंगे चेंज, यानी कि जब दुनिया में एग्रीकल्चर में चेंजेस देखने को मिले, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जब उन्हीं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में चेंजेस देखने को मिली और उससे प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, उसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि जब एग्रीकल्चर में पूरी चेंजेस देखने को मिली, यानी कि जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी उन प्रैक्टिसेस को यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक्स में कन्वर्ट किया गया। साइंटिफिक टेक्निक्स के थ्रू अब एग्रीकल्चर यानी कि दुनिया में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यहाँ पे स्टार्ट हुई साइंटिफिक बेसिस पे। तो इसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन के ये जो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस है या जो ये नई प्रैक्टिसेस आई, एग्रीकल्चर की नई टेक्निक्स आई, इससे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ टाइम टू टाइम पे हर एक कंट्री में और वर्ल्ड में अभी। ठीक है, इसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत यूएसए में हुई। यूएसए में एक स्टेट है मैक्सिको, वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई 1940s में, 1940s में। और 1940s में हुई और इसका क्रेडिट जाता है किसको? इसका क्रेडिट जाता है यूएसए का एक एग्रो साइंटिस्ट था जिसका नाम था नॉर्मैन बोरलॉग। नॉर्मैन बोरलॉग ये एक प्लांट ब्रीडर था और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट था। और इसने क्या किया? इसने एक नया सीड डेवलप किया, जिस सीड को इसने नाम दिया HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड। ठीक है, और ये सीड इसने किसका बनाया? ये सीड इसने साइंटिफिक बेसिस पे डेवलप किया वीट का। किसका? गंदम का। और इस वीट की क्या खुसूसियत थी? इसकी खुसूसियत थी ये डिजीज रेजिस्टेंस था, यानी कि इसके ऊपर बहुत कम डिजीजेस लगती थी। जो कन्वेंशनल वीट था या जो कन्वेंशनल वीट सीड था उस पर डिजीजेस लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस होता था। लेकिन जब ये वीट आया HYV, ये जो सीड आया, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन का ये जो सीड आया, इसके ऊपर डिजीज़ बहुत कम लगती थी। और ओब्वियसली जब इसके ऊपर डिजीज़ बहुत कम लगती थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये HYV सीड वीट का डेवलप किया नॉर्मैन बोरलॉग ने। ठीक है, और जब 1940s में इसकी शुरुआत यूएसए में हुई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ वीट प्रोडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इस एस का मतलब क्या होता है? 1940s का मतलब, इसका मतलब है कि ग्रीन रेवोल्यूशन यूएसए में आया 1940 से लेकर 1950 तक। इसका मतलब होता है डिकेड। ठीक है, 10 साल। तो फादर आपने सुना, इसका फादर, ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है? नॉर्मैन अर्नेस्ट बोरलॉग। अब अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में इसका क्रेडिट जो है जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्रेडिट जाता है डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है, इसको ये क्रेडिट जाता है जब इसने 1960s में यही सीड, एक तो राइस का HYV सीड और वीट का सीड इसने इंडिया लाया। और इंडिया में इसने इस सीड का जो एक्सपेरिमेंट किया वो पंजाब स्टेट में किया। कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब में फार्मर्स को इस सीड प्रोवाइड किया गया कन्वेंशनल सीड के बदले। राइस का जो कन्वेंशनल सीड होता था या वीट कन्वेंशनल सीड होता, उसके बदले ये मॉडर्न सीड उनको दिया गया जो यूएसए से डॉक्टर स्वामीनाथन ने
यहाँ पे लाया। और जब पंजाब में फार्मर्स को ये सीड्स प्रोवाइड किए गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत डॉक्टर स्वामीनाथन ने की 1960s में। कुछ बुक्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है 1968 में, तो यहाँ पे भी आएगा, इसका मतलब है 10 साल, तो ये खुद ब खुद इसमें आता है, ठीक है। तो डॉक्टर स्वामीनाथन इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अगर वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस सीड की क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली जब ये सीड यहाँ पे पंजाब स्टेट के लोगों को दिया गया, इसके साथ साथ इनको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए गए, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड किए गए, ठीक है, और इरिगेशन वाटर फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड किया गया। तो जब यहाँ पे प्रोडक्शन किया गया 1960s में वीट का और राइस का, तो बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्शन आया और यहाँ पे शुरुआत हुई इंडिया में 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन की, ठीक है। तो इसका अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की पॉलिसी क्या है इंडिया में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया, ठीक है। तो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन अभी मैंने कहा, ठीक है। तो पहले टर्म आपसे शेयर करूंगा, फिर आपको बोलूँगा कि इंडिया ने जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया कब किया और मकसद क्या था। मकसद तो वो भी हमने डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम आगे इलाबरेट करेंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है रेफर्स टू द रिन्यूअल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जब हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में रेस्टोरेशन चाहते हैं, ठीक है, चेंज लाना चाहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जब हम चेंज लाना चाहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जब हम रेस्टोरेशन चाहते हैं, ओल्ड सिस्टम को हम नए सिस्टम में तब्दील करना चाहते हैं, इसको हम बोलते हैं यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन एक रिन्यूअल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है जिसमें हम ओल्ड सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं नए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, ठीक है। उसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में 1960s में स्टार्ट किया गया, 1960s में ही स्टार्ट किया गया और ये एक बड़ा प्रोग्राम था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया सो डैट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद ही होता है हर एक कंट्री में टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे मकसद था इंडिया को कि अगर हम इस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे, जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए चीज़ें ज़रूरत होती है, जो भी फार्मर्स को इसके रिलेटेड चीज़ें चाहिए, जो भी मतलब नेसेसिटीज़, जो भी नेसेसरी थिंग्स है वो हम प्रोवाइड करेंगे ताकि जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की वो इंक्रीज़ हो जाए। तो इस प्रोग्राम को पहले लॉन्च किया गया प्राइमरीली पंजाब में, बाद में बाकी स्टेट्स में भी लॉन्च किया, ये मैंने आपको बोला। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग, और इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने HYV वैरायटी का सीड जो स्वामीनाथन ने यहाँ पे लाया उसको यूज़ करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया। और इसको यूज़ करने के बाद इंडिया में जो पहले सबसिस्टेंसी एग्रीकल्चर होता था, बहुत कम एग्रीकल्चर होता था वीट का या राइस का, लेकिन इस सीड को यूज़ करने के बाद इंडिया अब यहाँ पे इससे पहले इंपोर्ट कर रहा था, अब आजकल इंडिया इस सीड की बदौलत से एक तो एक्सपोर्ट भी कर रहा है और अपनी कंट्री में जो लोग हैं उनको भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये था एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इंडिया में। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कंपोनेंट ज़रूरी है, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अगर हम किसी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हम करना चाहते हैं तो इन 12 कंपोनेंट्स का हमें ख्याल रखना पड़ता है। पहला है कि हमारे पास HYV सीड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर HYV सीड होगा तो डेफिनेटली इसके साथ साथ हमें इरिगेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए, हमें रेनफेड पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा है हमने यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करना है, पोटैश, यूरिया, ठीक है, ये जो मतलब डिफरेंट फर्टिलाइजर्स है इनका यूज़ करना है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना है। और
कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट क्या है? कमांड एरिया डेवलपमेंट एक स्कीम थी जिसको इंडिया में 1974 से लेकर 1975 में इस स्कीम को लाया गया। और इस स्कीम का मतलब था, कमांड एरिया डेवलपमेंट स्कीम का मतलब था कि हमने क्या करना है, टू डेवलप एडवोकेट डिलीवरी ऑफ द इरिगेशन टू द फील्ड्स, यानी कि हमने एक अच्छी डिलीवरी रखनी है, इरिगेशन फैसिलिटी बहाल करनी है, फार्मर्स के जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स है वो हमने अवेलेबल रखना है। और एक पॉलिसी लाई गई और एक मेथड जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में क्या किया गया, इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जो बड़े बड़े, जो इससे पहले छोटे पीस ऑफ लैंड्स थे, उनको जो है इनको एक ही पीस ऑफ लैंड में डिवाइड किया गया है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब है, यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब क्या होता है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब होता है टू ब्रिंग टुगेदर अ डिफरेंट पीसेज ऑफ लैंड, यानी कि जब हम छोटे छोटे पीसेज ऑफ लैंड को जो है एक ही बड़े फील्ड में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। तो अब यहाँ पे हम ये सारे जो है, ये सारे कंपोनेंट्स ज़रूरी है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या है? लैंड रिफॉर्म का मतलब है जब हम, जो हमारी कंट्री में लैंड होती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जो है नए कानून बनाते हैं, लैंड के नए कानून बनाती है, लैंड के रिलेट नए ओनरशिप कानून जो है पास किए जाते हैं कि किसकी कितनी लैंड रहेगी, किसके पास कितनी लैंड रहेगी, उसको हम लैंड रिफॉर्म कहते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने 1976 में लैंड रिफॉर्म लाया। उससे पहले यहाँ पे कुछ गिने चुने लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, लेकिन गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म यहाँ पे लाया 1976 में, और उसके बाद ओनरशिप को डिसाइड किया गया कि एक फैमिली के पास या एक फैमिली के पास कितना लैंड रहेगा। ठीक है, अगर इंडिया में देखेंगे तो लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हुए 1949 में। तो लैंड रिफॉर्म भी हमें करने पड़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने के लिए। ठीक है, और एक है सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। एग्रीकल्चरल क्रेडिट भी हमने देना पड़ता है लोगों को। क्यों? अगर फार्मर है तो उसको अगर वो चाहता है कि मैं HYV सीड का इस्तेमाल करूं, तो HYV सीड एक इनपुट है, ये एक कॉस्टली इनपुट है। अगर हमें इसको लाना है तो हमारे पास पैसे होने चाहिए, और इसके साथ साथ जो इसके बाकी इनपुट्स लगते हैं, इसके साथ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ें भी हमें ज़रूरत पड़ती है ग्रीन रेवोल्यूशन और इस सीड के लिए। तो वो कहाँ से आएगा? जब एक फार्मर के पास पैसा होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को एग्रीकल्चरल क्रेडिट भी देना पड़ता है फार्मर्स को, ताकि ये जो इसके इनपुट्स है, HYV सीड के जो बाकी कॉस्टली इनपुट्स है वो फुलफिल कर पाए, और इस सीड का इस्तेमाल होगा, उससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल एरियाज़ में हमने इलेक्ट्रिसिटी को जो है बहाल करना पड़ता है। रूरल एरियाज़ में हमने किसान के जो फील्ड्स होते हैं उन तक हमने रोड फैसिलिटीज़ जो है बनाने पड़ते हैं, रोड्स, ताकि जो वहाँ पे प्रोडक्शन होगा वो जल्दी मार्केट तक पहुँचे। फार्म मैकेनाइजेशन, HYV सीड के लिए या ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हमें मैनुअल लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, हमें यहाँ पे फार्म मैकेनाइजेशन, हमें यहाँ पे मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब है यूजिंग एग्रीकल्चरल मशीनरी। जब हम एग्रीकल्चर में मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं फार्म मैकेनाइजेशन। एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को अपनी कंट्री में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी बनानी पड़ती है, ताकि वहाँ पे रिसर्च हो जाए, नए प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोडक्ट को यानी कि बूस्ट करें। इसके साथ साथ हमें कौन से नए नए स्प्रेज की ज़रूरत है अगर कोई नई डिजीज़ लगती है इस सीड में। तो ये सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में होगी। तो ये ओवरऑल 12 कंपोनेंट्स है जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए कितने कंपोनेंट्स ज़रूरी है, 12 कंपोनेंट्स, लेकिन इन 12 में से भी 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक है यहाँ पे फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इरिगेशन, HYV सीड, ठीक है, और यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए।
अब इस एग्रीकल्चरल ग्रीन रेवोल्यूशन का, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की एग्रीकल्चरल टाइप की जो प्रैक्टिसेस है वो करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो हम डबल फार्मिंग कर पाते हैं साल में ही, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम जब इस सीड का इस्तेमाल करते हैं HYV सीड का, HYV सीड का, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आता है, ठीक है, कंट्री में। तो वही इंडिया ने भी किया। जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया तो यही सारे मेथड्स को यूज़ करके इंडिया ने 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे थोड़ा HYV सीड है क्या। बेसिकली एक बड़ा एग्रीकल्चरल इनपुट है जिससे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है। ये मॉडर्न सीड है। तो जब हम इस सीड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस हम एग्रीकल्चर में देखते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है। HYV सीड की क्या खुसूसियत है, एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और इसके साथ साथ हमें कुछ कॉस्टली इनपुट्स की ज़रूरत भी पड़ती है, तब जाके ये प्रोडक्शन हो सकता है। इस एक तो फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन जो अभी मैंने अबो कहा, और जो बाकी इंसेक्टिसाइड्स या स्प्रेज है वो भी हमें करने पड़ते हैं। अब इस सीड की खुसूसियत क्या है, एक तो ये शॉर्ट पीरियड में तैयार होता है। जब हम इस सीड का, HYV सीड का कोई भी हाइब्रिड कम्बिनेशन का, आज तो बहुत सारे हाइब्रिड कम्बिनेशन के सीड है, जब हम इन सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो ये शॉर्ट पीरियड में तैयार होता है, एक तो हम उसी लैंड पे जिस पे हमने इसको इस्तेमाल किया, हम साल में वहाँ पे 2 प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी तैयार होता है तो उससे भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आएगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो HYV सीड होता है इसका जो स्टेम होता है, तना जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। शॉर्ट होने की वजह से वो स्ट्रांग होता है, मोटा होता है, और जब हम उस पर फर्टिलाइजर्स का लोड करते हैं तो वो ईजीली जो है सर्वाइव कर पाता है, उसको इस लोड से जो है कोई डिफेक्ट नहीं होता है। अगर हाई रेजिस्टिव विंड्स भी आती है तो इनको भी ये रेजिस्ट करता है, यानी कि अगर विंड्स बहुत ज़्यादा विंड्स आती है तो विंड्स का जो डैमेज है, विंड्स को भी ये सह पाता है, ठीक है, ये टूटता नहीं है। और एक है इसमें कि इसके बहुत बड़े पत्ते होते हैं, जो HYV सीड का जो इसके लीव्स होते हैं वो बहुत बड़े पत्ते होते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और उससे जो है प्लांट में ग्रोथ होती है और बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये था रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन। यही प्रैक्टिसेस इंडिया गवर्नमेंट ने पहले पंजाब में की, बाद में बाकी स्टेट्स में भी, जम्मू एंड कश्मीर में इसकी प्रैक्टिस को शुरू किया गया और यहाँ पे भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बूस्ट देखने को मिला। तो आज के लिए